पहला इमरजेंसी फंड का पड़ाव आपका होना चाहिए आपके बैंक खाता और लिक्विड फंड। जिस पैसे की ज़रूरत आपको सालों साल नहीं पड़ेगी वो इक्विटी में लगाना चाहिए। पहले मेरा विचार था कि गोल्ड में आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए, अब मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत लगाना चाहिए। नमस्कार और स्वागत है आपका निवेश का बड़ा सवाल में, जिसके नॉलेज पार्टनर हैं मेरे एसेट म्यूचुअल फंड। अच्छा देखिए, मेहनत से पहली 1 लाख रुपए की सेविंग जमा करना आसान बात नहीं है, लेकिन असली सवाल तब आता है जब मन में ये बात आती है कि आखिरकार इसको निवेश कहाँ किया जाए ताकि ये एक बड़े अमाउंट में कन्वर्ट हो जाए। तो आज इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे और हमारे साथ हमेशा की तरह होंगे वैल्यू रिसर्च के CEO धीरेन्द्र कुमार। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। मेरे मन में भी ये सवाल था और आपने उस सवाल का जवाब तब दिया था। मैं फिर से वही पूछना चाहता हूं आपसे दर्शकों के लिए कि अगर कोई बिल्कुल सेफ रहना चाहता है कोई निवेशक, तो पहली 1 लाख की सेविंग कहाँ लगाए वो? बैंक में पड़ा रहने दे, एक्सेसिबल है। और पहला ज़रूरी बात यह है कि पहला पैसा जो कि आपके लिए, अगर आप अपने परिवार के साथ रह रहे हैं तो पहला 1 लाख सेविंग्स बैंक अकाउंट में नहीं हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका इमरजेंसी फंड आपका परिवार है। लेकिन अगर आप अकेले शहर में रह रहे हैं तो 1 लाख रुपए आपके पास बैंक खाते में होना चाहिए इमरजेंसी के लिए, जो आप कहीं से निकाल पाइए और उसके लिए उधार नहीं लेना पड़े। तो वो 1 लाख या 3 लाख मुझे लगता है कि आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में होना चाहिए। अगला 2 लाख रुपए आपके लिक्विड फंड में होना चाहिए। आपको बहुत सारे सुरक्षित विकल्प दिखेंगे, बैंक का डिपॉजिट दिखेगा, कोई बॉन्ड दिखेगा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड दिखेगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड दिखेगा, या फिर अगर आप फरवरी के महीने में हैं तो कोई आके आपको इंश्योरेंस का पॉलिसी दे रहा होगा। इन किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पहला इमरजेंसी फंड का पड़ाव आपका होना चाहिए आपके बैंक खाता और लिक्विड फंड। अगर कोई लंबे समय के लिए अगर सोचे सर, तो फिर उसको वो पैसा कहाँ लगाना चाहिए? ये जैसे ही आपका ये काम खत्म हो जाए कि ये इमरजेंसी फंड बिल्ड हो गया, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी है और अब आपको 5-10 हज़ार 20 हज़ार रुपये का खर्चा आ गया तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो आपके पास पैसा है तब आपको देखना चाहिए कि जिस पैसे की ज़रूरत आपको सालों साल नहीं पड़ेगी वो इक्विटी में लगाना चाहिए। अब वो इक्विटी में कौन सा, जब आप इक्विटी फंड चुनने चलेंगे तो 16 तरीके के इक्विटी फंड हैं, लेकिन मेरी सलाह होगी कि अगर आप यंग हैं, नौकरी शुरू कर रहे हैं, आप ऊपर नीचे बाज़ार, आपको पता है कि बाज़ार ऊपर नीचे जाता है और आप इससे विचलित नहीं होंगे, तो एक मल्टी कैप फंड का चुनाव कीजिए या फ्लेक्सी कैप फंड का चुनाव कीजिए या फिर किसी इंडेक्स फंड का चुनाव कीजिए। अगर आपको ये सोच विचार करने में समय बीत रहा है या समय वेस्ट हो रहा है तो तुरंत इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए और SIP कीजिए। हर महीने कमाइए, हर महीने बचाइए और इक्विटी में पैसा लगाइए और शुरू के 3 साल तक आप ये करते रहिए। अगर आप 35-40 साल के हैं, आपने बाज़ार में कभी नहीं लगाया है, तब आपको इस तरह से इक्विटी से शुरुआत भी नहीं करना चाहिए क्योंकि आप अभी तक आपका दायरा यही रहा है कि आपका पैसा केवल बढ़ता है, कभी गिरता नहीं है, बाज़ार से आप परिचित नहीं है और बाज़ार के पहले गिरावट से आप घबरा के दोबारा भाग जाएंगे उम्र की वजह से। तो वहाँ पे लोगों को शुरू करना चाहिए किसी अग्रेसिव हाइब्रिड फंड से कि आप लगाइए, जब बाज़ार गिरेगा तो आपका पैसा कम गिरेगा और 2-3 साल निश्चिंत होकर के इसमें निवेश कीजिए, उतार चढ़ाव के बावजूद कीजिए। और मुझे लगता है कि यही दोनों अच्छी शुरुआत होगी यंग आदमी के लिए इक्विटी फंड, थोड़े उम्र वाले लोगों के लिए जिन्होंने 35-40 साल तक इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया है इक्विटी में, उनको अग्रेसिव हाइब्रिड फंड। ये तो हुई सर लंबी अवधि के निवेश की बात। अगर किसी को 1 से 3 साल में पैसे की ज़रूरत है तब क्या करे वो? निर्भर करता है कि किस चीज़ के लिए ज़रूरत है। अगर आपको किसी ऐसे उद्देश्य के लिए ज़रूरत है कि ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, बच्चे का एडमिशन होने वाला है, कोई ऐसा ज़रूरत है जो कि एक खास तारीख को आपको उस पैसे की ज़रूरत होगी, तब आपका पैसा किसी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड में लगा रहे या किसी कंजर्वेटिव अग्रेसिव इक्विटी फंड में लगा रहे। अगर ये फ्लेक्सिबल है तब मेरी सलाह होगी कि आपको किसी कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में लगाना चाहिए जिसमें थोड़ा सा भाग इक्विटी में लगा रहता है, अधिकतर भाग फिक्स्ड इनकम में लगा रहता है। और ये पैसा जरूरी है कि आप पूरा पैसा कभी भी इक्विटी में ना लगाएं। भले ही आपको लालच हो रहा हो कि बाजार चढ़ रहा है, आप पैसा कमा सकते हैं और ये अपॉर्चुनिटी मिस हो रहा है, बिल्कुल मत लगाइए। इतनी कम अवधि के लिए इक्विटी आपके लिए बहुत निराशाजनक हो सकता है जब पैसे की ज़रूरत होगी और उस समय बाजार गिरा रहा तो आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। गोल्ड में निवेश को लेकर सर आप हमेशा बताते रहते हैं, ये अगर 1 लाख रुपया है
और गोल्ड में अगर निवेश करने का कोई सोच रहा है तो क्या सही सोच रहा है? नहीं, गोल्ड में पैसा नहीं लगाना चाहिए, शुरुआती पैसा जी। गोल्ड एक प्रिजर्व करने वाला एक, हालांकि पिछले 2-4-5 साल में यहाँ पे वृद्धि भी देखी गई है उतार चढ़ाव के साथ, लेकिन गोल्ड आपके लिए एक एडिशनल स्टेबिलिटी के लिए एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जो कि हाल फिलहाल अच्छा भी कर रहा है। लेकिन अगर हम 50 साल 100 साल में, और ये हो सकता है कि ये स्थिति बनी रहे, क्योंकि दुनिया भर की सेंट्रल बैंक्स, पहले मेरा विचार था कि गोल्ड में आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए, अब मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत लगाना चाहिए, खासकर कि ये जो नया डिमांड शुरू हुआ है, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अब सोना खरीद रहे हैं, और सोना खरीदने की वजह से सोना जो लगातार बढ़ रहा है, ये इसका दौर मुझे हाल फिलहाल ख़त्म होता हुआ नहीं दिखता है, और चूंकि ये दौर जारी रहेगा इस वजह से इसका दाम बढ़ता रहेगा। लेकिन गोल्ड अपने आप में एक प्रोडक्टिव एसेट नहीं है। जब आप कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप कंपनी के मालिक बनते हैं, या किसी को पैसा उधार दे रहे हैं, और उसका एक कॉन्टेक्स्ट है जिस वजह से उसका दाम बढ़ता रहता है, वो कंपाउंड करता रहता है। यहाँ पे वैसी स्थिति नहीं है। ये इस बात पे निर्भर करता है कि जब तक लोग खरीदते रहेंगे सोना, और सोना का सप्लाई डिफाइंड है तब तक इसका दाम बढ़ता रहेगा। तो और फिलहाल जो नए डिमांड का जो आउटलुक है वो बड़ा ब्राइट है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि वो डॉलर कम रखना चाहते हैं। तो सोना आपको कम रखना चाहिए, और जब आपकी पूंजी कोई खासी स्थिति पे पहुंच जाए, खासी रकम की हो जाए, तब देखिए कि 5-10% पैसा आपका सोने में लगा हो। अच्छा सर, अब आखिर में हम लोगों को ये बता दीजिए कि 1 लाख में रिस्क और रिटर्न का बैलेंस एक निवेशक कैसे बनाए? शुरू में तो 20-25 साल तक आप बैलेंस मत कीजिए जी। बैलेंस करने की जरूरत तब है जब आपका अनबैलेंस होने से आपको कम नुकसान होगा, कुछ है ही नहीं, आप तो शुरू में आप एक पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपके पास पैसा कुछ मीनिंगफुल हो जाए, 30-35 साल के जब आप होइएगा, और जब पैसा आपके पास 5-10 लाख रुपया, मतलब मेरा एक यार्ड स्टिक है जी कि 5 साल की बचत या 10 साल की कमाई के बराबर आपके पास अगर पैसा हो जाए तो आपको उस पैसे को थोड़ा सुरक्षित करने का इंतज़ाम करना शुरू कर देना चाहिए। और उस समय आप देखिए कि आपका पैसा 70-80% इक्विटी में लगा हो, 10-20% डेट में लगा हो, 70% इक्विटी में लगे तो 5-10% गोल्ड में भी लगा दीजिए। तो ये आपका अधिकतर पैसा इक्विटी में रहेगा, बाकी पैसा थोड़ा गोल्ड और फिक्स्ड इनकम में रहेगा। जब आप 30-40 साल से 50-60 साल के रेंज में आ जाते हैं, तब आप उसको देखिए कि आप अपने इक्विटी को 60% से ज़्यादा नहीं बढ़ने दें जी, ताकि बाजार जब गिरे तो आपको अफसोस ज़्यादा नहीं हो। लेकिन सबसे शुरुआत में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके 5 साल का बचत या 10 साल की आमदनी के बराबर जैसा जब तक रकम नहीं हो, तब तक इसको इंश्योरेंस इस तरह का डाइवर्सिफिकेशन का या बैलेंस करने का इंतज़ाम नहीं करना चाहिए। जब आप 50 साल से ऊपर के हो जाए, या 50, 55, 60 के पार कर जाए, जब आप अपने रिटायरमेंट के कगार पे हो, लेकिन अभी भी आप आमदनी और आप अपने निवेश से आमदनी डिराइव करने की उम्मीद में अब आप में कम समय है जी, तब आपका ज़्यादा पैसा डेट में लगा होना चाहिए। लेकिन ये सब स्थिति इस बात पे निर्भर करती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट का स्केल क्या है और आपकी ज़रूरत क्या हो जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पूरी जानकारी। धन्यवाद आपका। और मुझे लगता है इस चर्चा के बाद अब आपको निवेश की शुरुआत करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है, तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए। अपने निवेश से जुड़ा कोई सवाल है तो हमें लिख के भेजिए, और वैल्यू रिसर्च हिंदी को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, मेरा एसेट म्यूचुअल फंड का नॉलेज सेंटर विजिट करना मत भूलिए। इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।